कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करत हैं नैन नहीं सौ बात। अर्थ ये है कि नायक और नायिका किसी एक बहुत सीरियस जगह पर बैठे हुए हैं। नायक आंखों ही आंखों में कहता है नायिका से कि यहाँ से निकलना है। नायिका मना करती है पर फिर मान जाती है, पर नायक इस पे हंसने लगता है तो नायिका फिर रूठ जाती है। फिर दोनों में मिलाप होता है, दोनों एक दूसरे की बात को समझते हैं और इसलिए खुशी उत्पन्न होती है। और उस खुशी के कारण नायक मुस्कुराने लगता है उस सीरियस जगह पर, तो जिससे नायिका शर्मा जाती है। और ये सारी की सारी बातें आंखों ही आंखों में हो गई। और इसी तरह के श्रृंगार रस के कवि थे बिहारी, जो राजस्थान के मिर्जा राजा जय सिंह के एक आश्रित कवि थे, यानी दरबार में रहने वाले कवि। पर इस तरह के दरबारी कवियों का अंदाज पुराने दरबारी कवि जैसे कालिदास या फिर विशाखादत्त जैसा नहीं था, क्योंकि ये दरबारी कवि उस समय के कवि थे जब शांति थी, जब इतने झगड़े और लड़ाइयाँ होनी बंद हो चुकी थी। भक्तिकाल के समय पर बहुत सारी अराजकता थी, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी, जिसने लोगों को भगवान की तरफ आकर्षित किया। जबकि भक्तिकाल समाप्त होने के साथ साथ भारत के अंदर शांति का माहौल शुरू हो गया था। हाँ, भारत में अंग्रेज़ों का राज शुरू हो गया था, पर क्योंकि राजाओं के साथ अंग्रेज़ों ने संधि कर ली थी तो अब राजा इतने लड़ते झगड़ते नहीं थे। इसलिए इस शांति के माहौल में श्रृंगार पनपता है। और इस काल के ऐसे कवि जिन्होंने श्रृंगार को बहुत पनपाया वो है बिहारी लाल चौबे, जिन्होंने श्रृंगार के दोनों भागों को बड़ी भली भांति समझा और इनके ऊपर बहुत सुंदर कविताएं लिखी। जैसे एक कविता मैं आपको बताता हूँ वियोग श्रृंगार रस की, जहाँ पर वियोग या फिर नायक और नायिका अलग हो जाते हैं, दोनों को याद आती है एक दूसरे की। कविता है, जिन दिन देखे वो कुसुम गई सुबती बहार, अब अली रही गुलाब में अपन कंटी लिए डार। इसका मतलब ये है कि वो दिन बीत गए हैं जब कुसुम, बहुत सुंदर फूल जो होते हैं, उनकी बहार छाई हुई थी। अब तो इस गुलाब के अंदर कांटे आ चुके हैं, मतलब नायिका और नायक अलग हो चुके हैं। इसके अलावा संयोग श्रृंगार रस पर भी उन्होंने बहुत बातें की। उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे, जिनमें से एक दोहा है, जटिल नीलमणि जगमगती सींक सुहाई नाक, मानो अली चंपक कली बसी रसूले तिनिसाक। तो इन दोहों से ये तो सिद्ध हो जाता है कि कवि बिहारी जो हैं वो श्रृंगार रस के माहिर हैं। पर कवि बिहारी का श्रृंगार रस आज के श्रृंगार रस से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आज हम श्रृंगार रस के अंदर श्रृंगार को उस तरफ नहीं भेजते जिस तरफ मध्यकाल के उत्तर भाग में श्रृंगार रस को भेजा जाता था। इसका मतलब समझने के लिए मैं आपको एक दोहा सुनाता हूँ। संपत्ति केस सुदेश नर नवत दुहुति इकबानी, विभव स्तर कूच नीच नर नरम विभव की हानि। इसका मतलब ये है कि केश मतलब बाल और अच्छे देश के नर बड़े होने पर या उच्च स्तर प्राप्त करने पर विनम्र हो जाते हैं, जबकि यदि किसी आपको नीच नर को या उरोज कुंचिकी को आपको अगर नीचा करना हो तो उनको वैभवहीन करना पड़ेगा। या फिर इस दोहे को देखिए, ज्यों ज्यों जोवन जेठ दिन कूच मिति अति अधिका थी, त्यों त्यों छिन छिन कटी छपा छिन परती नित जाती। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे जेठ का महीना आ रहा है, दिन बड़े होते जा रहे हैं। किसकी तरह? कूच की तरह बड़े होते जा रहे हैं। वैसे वैसे ही नायिका की जो कमर है, कटी है, वो पतली होती जा रही है। अगर आप अपने ठरकीपन को थोड़ा सा त्याग दें तो आप इसके अंदर एक और चीज़ देख सकते हैं, कंपैरिजन, तुलना, जिसे उपमा अलंकार कहते हैं।
बहुत सारे अलंकारों का इस्तेमाल करना बिहारी की खासियत थी। जैसे एक अलंकार यमक, जिसके अंदर एक शब्द को दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उसका बिहारी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, उई खाए बोराए जग इहि पाए बोराए। इसका मतलब ये है कि सोना जो होता है वो धतूरे से भी ज़्यादा नशीला होता है, क्योंकि धतूरा तो खाने पर अपना असर दिखाता है, सोना तो केवल हाथ में आने पर अपना असर दिखाने लग जाता है। चलो मुक्तक दोहों की बात तो अलग हो गई, उनके अलावा बिहारी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है बिहारी सतसई या सप्तशती। इसमें 700 दोहे होते हैं। ये 700 दोहों का कलेक्शन राधा और कृष्ण की लव स्टोरी के ऊपर है, और इन दोहों के लिए कहा जाता है कि सतसैया के दो हरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करे गंभीर। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ राजस्थान के कवि बिहारी को। यदि आपको इनके और दोहे पढ़ने हैं तो आप हिंदवी.com की वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा इनमें से अधिकतर ठरकी हैं। तो आपसे मैं मिलूँगा अगली बार। यूट्यूब एल्गोरिथम को जो पसंद आए वो कर लीजिएगा। धन्यवाद।